कुंगारापुर नाम का गांव था, जहां पर वीर अपनी पत्नी चित्रा के साथ रहता था। चित्रा आए दिन बीमार रहती थी और वीर जिस कारखाने में काम करता था वो बंद हो चुका था, इसलिए वीर बेरोजगार चल रहा था। चित्रा, तुम ठीक तो हो? मुझे माफ कर देना, मेरे पास तो दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं है। वीर जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। आपके काम का क्या हुआ? आप काम ढूंढने गए थे ना? इस गांव में किसी के पास मजदूर की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं गांव के जमींदार से कुछ पैसे लेकर पुलाव बेचना शुरू करूंगा। अच्छी बात है वीर जी, आपके हाथ का पुलाव इस गांव में सबसे स्वादिष्ट लगता है। वीर पुलाव बनाने में काफी अच्छा था। पुलाव का ढाबा खोलने के लिए वीर जमींदार के पास कुछ पैसे लेने आता है। जमींदार साहब, कुछ पैसों की जरूरत थी। मेरी पत्नी बीमार है और गांव में किसी के पास काम देने के लिए काम नहीं है, इसीलिए मैं पुलाव का ढाबा खोलना चाहता हूँ। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तुम्हें इस काम के लिए जरूर पैसे दूंगा, मगर उस पर 30% का ब्याज लूंगा। मंजूर है तुम्हें? वीर थोड़ा सोचता है। उसे ये सौदा बिल्कुल मंजूर नहीं था, मगर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। जी, मुझे मंजूर है। करीब 1 हफ्ते बाद वीर का पुलाव ढाबा तैयार हो जाता है और वो पुलाव बेचना शुरू कर देता है। शाम तक उसका सारा पुलाव खत्म हो जाता है। वीर अपनी दुकान से बाहर आता है। आज पहला दिन था तो भी काफी अच्छी कमाई हुई मेरी। जरा चाय लेकर आता हूँ पीने के लिए। वीर चाय लेने जा ही रहा होता है कि तभी जमींदार की बेटी स्मृति अपनी गाड़ी तेजी से लाकर ढाबे से टकरा देती है। ढाबा तहस नहस हो जाता है और स्मृति बिना रुके वहां से चली जाती है। अरे मेरा ढाबा, मेरा ढाबा, अब मैं क्या करूंगा? वीर भागकर जमींदार के घर पहुंचता है और उसे बताता है कि उसकी बेटी ने अपनी कार से उसके ढाबे को उड़ा दिया। स्मृति भी वहीं खड़ी होती है। जमींदार ये बात सुनकर स्मृति से कहता है, ये तुमने क्या किया? तुमने अपनी कार से ढाबे को ही टक्कर मार दी। क्या पिताजी, एक ढाबे को ही तो ठोका है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि ढाबे को कुछ हो गया है, बल्कि इसलिए कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। मालिक, अब मैं क्या करूं? मेरे पैसे कमाने का जरिया एक वो ढाबा ही था। मैं ये बात मानता हूं, मगर जाने दो। छोटी बच्ची है, ऐसी छोटी मोटी बात होती रहती है। बस ये कर्जा चुका दो। मालिक, मगर आपकी बेटी की वजह से ही तो। अरे निकलो यहाँ से, समझ नहीं आया क्या? और जाओ, जिसको बताना है जाके बताओ। प्रधान को बताओगे? पुलिस को बताओगे? सब कुछ हमारी जेब में है। जाओ, फुटो यहाँ से। वीर वहां से उदास होकर निकल जाता है और नदी के किनारे जाकर रोने लगता है। अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? कैसे उसके लिए दवाई खरीदूंगा, उसकी मदद करूंगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहां नदी के किनारे बड़ी घास उसे हिलती हुई दिखती है। वीर वहां पर देखने जाता है। वो देखता है कि वहां पर एक भालू एक जाल में फंसा हुआ है। ये तो भालू है, काफी दर्द में लग रहा है। रुको, मैं तुम्हें खोलता हूँ। खुलने के बाद अगर मार भी दोगे तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीर उसका जाल खोल देता है और भालू आजाद हो जाता है। भालू अचानक से बात करने लगता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इंसान। आज अगर तुम नहीं होते तो शायद मेरा शिकार हो गया होता। वीर आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये भालू बात कैसे कर सकता है। ऐसे चौंको मत वीर, मैं बोलने वाला भालू हूँ। चलो मेरे साथ, मैं मेरी जान बचाने के बदले तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। भालू उसे अपनी गुफा में ले जाता है, जहाँ पर 3 बड़े बड़े नारियल रखे थे। भालू उनमें से एक नारियल वीर को दे देता है। मुझे पता है कि तुम तकलीफ में हो, शायद ये नारियल तुम्हारी तकलीफ दूर कर दे। इसे जमीन में गाड़ देना और जो तुम्हें चाहिए वो मांगना और अगले दिन का इंतजार करना।
वीर नारियल को लेकर घर लौट जाता है। वीर नारियल को अपने घर के बाहर गाड़ देता है। अगली सुबह होती है। वीर घर के बाहर आता है और देखता है कि घर के बाहर एक बड़ा नारियल का पेड़ उग चुका है। अरे, यहाँ तो सच में नारियल का पेड़ आ गया है। एक नारियल को पेड़ में से तोड़ कर देखता हूँ। वीर नारियल के पेड़ पर चढ़ के 3 नारियल तोड़ता है। नारियल को काटने के बाद वो देखता है कि नारियल के अंदर बने बनाए पुलाव हैं। ये तो सच में जादुई नारियल है। मैंने कल उस नारियल को गाड़ते हुए पुलाव के बारे में सोचा था और आज मुझे नारियल का पेड़ और उसके नारियल के अंदर पुलाव भी मिल गया। वीर नारियल पुलाव को ले जाकर अपनी पत्नी चित्रा को खिलाता है। नारियल पुलाव खाते ही चित्रा की तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। ये तो काफी स्वादिष्ट पुलाव है पतिदेव। ये नारियल पुलाव लोगों की तबीयत भी ठीक करता है। इसे जल्दी से गांव में बेचना शुरू कर दो। मैं अभी ठीक हो चुकी हूँ, अभी मैं भी आपके साथ इसे बेचूंगी। वीर कई सारे नारियल को तोड़ता है और जहाँ पर उसका ढाबा था वहाँ जाकर उन्हें बेचने लगता है। चित्रा भी उसके संग होती है। नारियल पुलाव ले लो। आपने ऐसा पुलाव कभी अपनी जिंदगी में नहीं खाया होगा। प्रधान वहाँ से गुजर रहे थे। क्या? नारियल पुलाव? जरा एक नारियल पुलाव खिलाना, मैं भी तो देखूं कि आखिर ये है क्या। जी प्रधान जी, अभी देता हूँ। वीर प्रधान को नारियल काट कर देता है। प्रधान नारियल पुलाव खाकर बहुत खुश होते हैं। वाह, इससे पहले मैंने कभी इतना अच्छा कुछ नहीं खाया। 2-3 नारियल पुलाव मेरे घर पर भी भिजवा देना। जी, अभी भेज देते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में सब नारियल पुलाव के दीवाने हो जाते हैं और वीर धनवान हो जाता है। वीर जमींदार का पूरा कर्जा ब्याज समेत चुका देता है। जमींदार को अब इस बात की चिंता सताने लगती है कि कहीं वीर अब उससे ज्यादा अमीर ना हो जाए। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उसके ढाबे को टक्कर मारती, ना ही वो नारियल पुलाव बनाना शुरू करता। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। चलो जाकर देखते हैं कि ये नारियल पुलाव बनाता कैसे है, क्योंकि कोई नारियल में पुलाव कैसे बना सकता है। जमींदार और उसकी बेटी स्मृति दोनों ही वीर की दुकान पर जाते हैं। मुझे माफ कर दो वीर, मुझे तुम्हारे साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। मेरी बेटी ने तुम्हारे ढाबे को खराब करके बहुत बुरा किया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी सीख मिल गई है। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, मुझे तो आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहिए। अगर आपने उस दिन मेरे ढाबे को तोड़ा ना होता तो शायद आज मुझे नारियल पुलाव का पेड़ ना मिलता। ये नारियल पुलाव जरा मुझे भी खिलाना। और ये नारियल पुलाव पेड़ तुम्हें मिला कैसे? वीर उन दोनों को नारियल पुलाव देता है। जमींदार और उसकी बेटी दोनों ही आश्चर्यचकित हो जाती हैं और वीर सारी बातें जमींदार और उसकी बेटी को बता देता है, जिसे सुनकर दोनों कहते हैं, ये तो सच में चमत्कारी पेड़ आपको मिल गया। ये जादुई नारियल पुलाव है, फिर भी तुम इसे काफी कम पैसों में बेच रहे हो। वीर, ये पेड़ मुझे बेच दो, मैं तुम्हें बेशुमार पैसे दूंगा। बोलो, बेचोगे ये पेड़? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पेड़ लोगों की तबीयत भी ठीक करता है, इसीलिए मैं कभी भी इससे ज्यादा दाम में ना बेचूंगा और ना बेचने दूंगा। भूलिए मत, ये पेड़ आपको मेरी वजह से मिला है। मुझे लगा कि आप लोग सच में मुझसे माफी मांगने आए हैं, मगर आप कपटियों के दिल में इतना कपट भरा हुआ है कि आप किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं। ये तुम पर भारी पड़ेगा वीर, देख लेना। ये कहकर जमींदार और उसकी बेटी स्मृति वहाँ से चले जाते हैं और घर पहुँचते ही योजना बनाने लगते हैं। अगर ये जादुई नारियल पुलाव का पेड़ मुझे नहीं मिला तो मैं उसके पास भी नहीं रहने दूंगा। जो कभी मुझसे पैसे मांगा करता था, आज उसने मुझे नीचा दिखाया है। पिताजी, मेरे पास एक योजना है।
क्यों ना हम उसके उस नारियल पुलाव के पेड़ को काट डाले? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये की ना तुमने पते की बात। रात का समय होता है और वीर अपने ढाबे को बंद करता है। आज जल्दी बंद करके घर जाता हूँ। आज चित्रा ने खाने के लिए बढ़िया खाना बनाया है। वीर अपने घर लौट जाता है और आधी रात हो जाती है और बीच रात में जमींदार और उसकी बेटी उनके घर के बाहर उस नारियल पुलाव के पेड़ के पास आते हैं। पिताजी, अगर हम इसे काटने जाएंगे तो बहुत आवाज होगी और वीर और उसकी पत्नी दोनों उठ जाएंगे। जानता हूँ बेटी, इसीलिए मैं तेल और माचिस लेकर आया हूँ। मैं इस पेड़ को ही जला दूंगा। इस पेड़ पर आग लगते ही हम यहाँ से भाग जाएंगे। वाह पिताजी, मान गई आपको। जमींदार तेल को पेड़ के इर्द गिर्द डाल देता है और जैसे ही जमींदार पेड़ पर आग लगाने जाता है वैसे ही जंगल से वो भालू आ जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो जमींदार? उसे ये नारियल पुलाव का पेड़ मैंने दिया था। उसने तुम्हारा तो कभी बुरा नहीं किया, तो तुम क्यों उसके साथ ऐसा कर रहे हो? तुम्हारे पास इतना पैसा है, फिर भी ईर्ष्या से तुम और तुम्हारी बेटी की आंख भरी हुई है। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी जमींदार। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सच्ची। भालू कोई मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ते ही जमींदार और उसकी बेटी स्मृति दोनों नारियल पुलाव के पेड़ में बदल जाते हैं। उतने में ही वीर और उसकी पत्नी चित्रा बाहर आते हैं और उस भालू और दो पेड़ को देखते हैं। भालू जी आप और यहाँ पर दो पेड़ कैसे? ये पेड़ मेरी तरफ से तुम दोनों को भेंट है। खूब तरक्की करो और गांव वालों की मदद करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भालू जी। भालू अपने रास्ते चला जाता है और वीर का नारियल पुलाव पूरे गांव से लेकर शहर हर जगह प्रसिद्ध हो जाता है। रिम्पारा नाम का एक गांव था जहां विजय और संजय अपने परिवार के साथ रहा करते थे। विजय का परिवार चालाक और समझदार था, वहीं संजय भोला और ईमानदार था। संजय हमेशा पूजा पाठ करके अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाया करता। हर दिन की तरह संजय एक दिन अपने घर के सामने खड़े बड़े से नारियल के पेड़ के सामने पूजा करने लगा। हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो देश चलाते हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। अपने भक्त की एक पुकार भी नहीं सुनेंगे? कृपया करके मुझे अपना दर्शन दे दीजिए प्रभु और मुझे धन्य कर दीजिए। मैं कई सालों से आपकी आराधना कर रहा हूँ प्रभु। जैसे ही संजय ने इतना कहा, वन देवता वहां प्रकट हो गए और संजय को उन्होंने अपना आशीर्वाद देते हुए कहा, उठ जाओ भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ और तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, मुझे ना तो अमर बनना है और ना ही किसी दूसरी दुनिया में जाना है। बस आप मुझे इस जन्म में अमीर बना दीजिए ताकि मैं अपने सारे काम आसानी से कर सकूं, अपने परिवार को खुशियां दे सकूं। मेरी इतनी ही मनोकामनाएं हैं प्रभु। देखो संजय, मैं तुम्हें अमीर बनने का आशीर्वाद तो दे दूंगा, पर तुम्हें उस चीज को खुद से ढूंढना होगा, तब जाकर तुम अमीर बन पाओगे। मैं तुम्हें अमीर बनने का राज नहीं बताऊंगा। अपनी बुद्धि और अपनी चालाकी से तुम अमीर बन जाओगे। इतना कहकर वन देवता वहां से चले गए। अब आया ना मजा, ये हुई ना बात। अब मैं इस गांव और इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और सभी को ताने भी मारूंगा। तभी वहां पर संजय की पत्नी करिश्मा आ गई और कहने लगी, क्या बात है जी, आज आप खेतों में नहीं गए? लगता है आज आपका काम करने का मन ही नहीं है। अरे भाग्यवान, अब हम बहुत अमीर होने वाले हैं। मैं क्यों बंधुआ मजदूर जैसे खेतों में खटूं? इससे अच्छा है कि मैं इंतजार करूं और आराम से घर में समय बिताऊं।
दूसरी तरफ चालाक विजय अपने घर पर बैठा षड्यंत्र रच रहा था। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। हमें संजय के खेतों के मेड़ काट काट कर उन्हें छोटा करना है, जिससे हमारा खेत बड़ा हो जाएगा और हमारी आमदनी भी उससे ज्यादा हो जाएगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम ऐसा ही करेंगे। सुबह 5 बजे जाकर मैं उनके खेतों के मेड़ को काट दिया करूंगी और उन्हें छोटा कर दूंगी। संजय को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वन देवता ने सारी शक्तियां उस नारियल के पेड़ में डाली है। संजय अपने आलस के कारण उन पेड़ों की तरफ देखता भी नहीं था। पूरे महीने हो गए तुम्हें आराम करते हुए। कम से कम इस नारियल के पेड़ से ही नारियल तोड़कर बेच आओ। अरे चुप रहो, इस नारियल से हमारा कौन सा मुनाफा होने वाला है? ये तो बस ऐसे ही है। कितने कम दिनों में नारियल एकदम पक से गए हैं। इन्हें बेच आओ। मैंने तुमसे कहा ना, वन देवता की कृपा है मुझ पर। मैं जल्दी ही अमीर हो जाऊंगा, तो ये छोटे छोटे काम मैं भला क्यों करूं? संजय उन नारियल के पेड़ों की तरफ देख भी नहीं रहा था। एक दिन रात के समय विजय अपने आंगन में सोया हुआ था। तभी उस आंगन के पेड़ में से एक नारियल विजय के सिर पर आकर गिर गया। ये क्या गिरा मेरे सर पर? अच्छा नारियल है। अरे वाह, सच्ची बात है। भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और वैसे भी ये नारियल संजय के पेड़ से गिरा है, पर गिरा तो मेरे आंगन में है ना, तो अब ये मेरा हुआ। उतने में ही विजय के सामने एक और नारियल गिर गया। विजय उन नारियल को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश था और दोनों नारियल लेकर वो अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, अरे सुनती हो, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो? अच्छा जी, तो तुम नारियल लेकर आए हो? लाओ, मैं इसकी चटनी बना देती हूँ इसका पानी पीकर। हाँ हाँ, बढ़िया सा पानी निकालकर मुझे ग्लास में दो, जल्दी से तोड़ो। जैसे ही विजय की पत्नी ने नारियल तोड़े तो उसने देखा कि उस नारियल के अंदर का पानी सोने का है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान रह गए। ये क्या है? ये पानी तो सोने का है। इससे तो हम कितना सारा सोना बना सकते हैं। मेरा भाई है जो कि सोना बनाने का काम जानता है। भाग्यवान, सोचो हम कितने नसीब वाले हैं कि हमें इन नारियल में से सोने के पानी के बारे में पता चल गया। हम इससे कितना सारा पैसा कमा सकते हैं। कल सुबह हम उस संजय से बातें करेंगे। दूसरे दिन जैसे ही संजय सोकर उठा, विजय उससे जाकर कहने लगा, अरे संजय भाई, क्या हाल चाल है? मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। हाँ भाई, बोलो क्या हुआ? मैं यही हूँ, रुको अपनी पत्नी को बुला लूं। मैं यही हूँ, बोलिए आप। तुम दिन भर घर में रहते हो, बड़ी अच्छी बात है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने नारियल के पेड़ में से नारियल तोड़ने दो। मैं चढ़कर नारियल तोड़ लाऊंगा और उसे बेच दूंगा बाजार में। तुम मुझसे उसके पैसे ले लेना। जी बिल्कुल सही कहा विजय भैया ने, बिल्कुल सही कहा। मैं यही सोचती हूँ कि कम से कम ये नारियल बिके और कुछ तो पैसे घर में आए। इन्हें घर बैठे बहुत दिन हो गए हैं। मुझे ये बात मंजूर है, तुम नारियल बेचकर मुझे पैसे दे देना। और क्या था, विजय हर रोज नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने लगा। नारियल तोड़ते ही उसमें सोने का पानी मिलता था और वो अपने साले साहब से उनके गहने बनवाने लगा। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और विजय गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना, हम पर हरि की कृपा है। सही कहा आपने। एक काम करते हैं, हम अब एक सोने की दुकान खोल देते हैं, ज्वेलरी की। क्या कहते हो? ये बात तो मैंने भी सोची थी, पर इस संजय को शक हो सकता है। हमें ये सारी चीजें नहीं करनी। एक तरफ विजय अपनी जिंदगी बहुत ऐशो आराम से जी रहा था, वहीं दूसरी तरफ
संजय परेशान और हताश था। तब करिश्मा ने कहा, आपने देखा जी, कैसे विजय भैया इतने अमीर हो गए। कोई ना कोई बात तो जरूर है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो हमें नहीं पता। तुमने सही कहा, इतने पैसे कहाँ से आ गए? मैंने देखा है कि वो काम एक भी नहीं करता, सिर्फ नारियल बेचता है। जब से नारियल बेचने लगे हैं तब से ही वो इतने अमीर हुए हैं, और इतने अमीर होने के बाद भी नारियल बेच रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, हो ना हो उस नारियल में ही कुछ है। और मुझे देखो, मैं आलस के कारण घर में ही बैठा रह गया। चलिए चलकर देखते हैं कि अभी वो क्या कर रहे हैं। संजय और उसकी पत्नी करिश्मा दोनों ही चुपके से विजय के घर के पास जाते हैं, जहां विजय नारियल तोड़ रहा होता है। वो दोनों पति पत्नी खिड़की से छुपकर उन्हें नारियल तोड़ता हुआ देखते हैं। देखा, उस बुद्धू को अब तक पता नहीं चला कि मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ। नारियल का पेड़ जब तक हमारा है, हम पैसे वाले ही रहेंगे और अच्छे पैसे कमाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही कही जी आपने। और साथ में उसकी डायन पत्नी करिश्मा, वो अपने आप को बहुत होशियार समझती है। अब जल्दी से इस नारियल को तोड़ो और नारियल के पानी को सोने में तब्दील करो। जैसे ही संजय और करिश्मा ने ये बात सुनी, वो तुरंत ही विजय के घर के अंदर चले गए और कहने लगे, अच्छा तो ये बात है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे थोड़े से पैसे देकर मेरे नारियल के पेड़ में से सोना बना लिया और मुझे बताया भी नहीं। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत। ये सारा हमारा सोना है, ये सारे पैसे हमारे हैं। तुमने हमारे साथ कपट किया है। अच्छा तो ये बात है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे थोड़े से पैसे देकर मेरे नारियल के पेड़ में से सोना बना लिया और मुझे बताया भी नहीं। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत। ये सारा हमारा सोना है, ये सारे पैसे हमारे हैं। तुमने हमारे साथ कपट किया है। मैंने तुम्हारे नारियल के पेड़ खरीदे थे और तुम्हें हिस्सा दिया था। अब यहाँ से चले जाओ और अपना काम करो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। संजय वहाँ से रोते हुए अपने घर चला गया और अपने उसी नारियल के पेड़ के पास बैठकर तपस्या करने लगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहनत कोई और करे, मेवा कोई और खा रहा है। ये बहुत ही गलत बात है। संजय की प्रार्थना सुनकर वहाँ पर वन देवता आ गए और कहने लगे, उठो भक्त, सबसे पहली बात, तुमने कोई मेहनत नहीं की। मैंने पहले ही कहा था कि अमीर बनने का उपाय मैं नहीं बताऊंगा। वही उपाय विजय को पता चल गया और उसने मेहनत की। तुम नारियल के पेड़ की तरफ देखते भी नहीं थे, आलस के शिकार हो गए थे तुम। मैं अपनी गलती बखूबी समझ चुका हूँ, कृपया करके आप मुझे क्षमा कर दें। तुम एक अच्छे आदमी हो संजय, और मैं बार बार तुम्हारे बुलाने पर नहीं आ सकता। मुझे अपने हर एक भक्त के साथ रहना पड़ेगा। पर उस विजय का क्या? उसने तो छल किया है मेरे साथ। तुम उसकी चिंता ना करो, उसे उसका भुगतान करना होगा। लेकिन तुम अब से हमेशा नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ोगे और अपना घर चलाओगे, ना कि आलस में पैसे का इंतजार करोगे। हम भी उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। इतना कहकर वन देवता वहाँ से अदृश्य हो गए और संजय पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने लगा। अब से हम दोनों मेहनत करेंगे और अपना घर चलाएंगे। इस जादुई सोने के नारियल पानी से हमारा घर बहुत अच्छा चलेगा, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और हमारा जीवन भी अच्छा होगा। संजय खुद नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने लगा और अपना घर अच्छे से चलाने लगा। इस बात से विजय को तकलीफ और जलन दोनों हुई और फिर उसने साजिश रची। आज रात को जब संजय और उसकी पत्नी सो जाएंगे, तब मैं जाकर उनके नारियल के पेड़ में से नारियल चुरा लूंगा, फिर मजा आएगा। रात होते ही विजय संजय के नारियल के पेड़ पर चढ़ता है और उसमें से 2 नारियल तोड़ता है और उन्हें घर जाकर तोड़ता है
जैसे ही विजय ने नारियल तोड़े, उन नारियल में से बिच्छू निकलकर बाहर आने लगे। अरे भागो, ये क्या हो रहा है? ये तो बिच्छू है, भागो! अरे भाग्यवान, भागो यहाँ से! ये सब आपकी गलती है। इतना लालच करना बहुत ही बुरी बात है। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सब मत कीजिए जी। अच्छा, तुम तो बड़ी सोने की ज्वेलरी खोलने की सलाह दे रही थी, उसका क्या? विजय और उसकी पत्नी घर से बाहर आने ही वाले थे कि उतने में ही वहाँ पर संजय आ गया और उसने बाहर से उनका दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगा, ये सब तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है। जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, तब तक तुम्हें सजा मिलती ही रहेगी। हमें माफ कर दो। हम तुम्हारा सारा पैसा तुम्हें वापस लौटाने के लिए तैयार हैं और हम अब से किसी के साथ भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो, कृपया करके हमें माफ कर दो। विजय और उसकी पत्नी ने जैसे ही माफी मांगी, सारे बिच्छू वहाँ से गायब हो गए और संजय ने दरवाजा खोला। संजय, मुझे माफ कर दो, कृपया करके मुझे माफ कर दो। अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम अब से आजाद हो, चिंता ना करो। सब अच्छा और बहुत ही मस्त है। ऐसे ही संजय और विजय अपने अपने काम पर दोबारा लग गए और अपना घर चलाने लगे। संजय अपनी करिश्मा के साथ बहुत खुश था और जब भी ज्यादा पैसे हो जाते, संजय उन्हें अपने गांव में बांट दिया करता और अपना जीवन खुशहाल और बिना चिंता के बिताया करता।